हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं सबको फिनिश करने वाले हैं। होता है ना कि हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं भैया जो फिक्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, कि इनको अपने को तैयार करना पड़ेगा हर हाल में। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक को लेकर के आए हैं, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हिंदी को आपने बेहतर बना लिया भैया तो बाकी अदर सब्जेक्ट में आपके कम नंबर भी होते हैं तो मैनेज हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है और बहुत सारे बच्चे हिंदी को हल्के में ले लेते हैं और सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट खराब हो जाता है वो हिंदी का ही होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी में जितने महत्वपूर्ण भैया यहां पे बात कर ले, जैसे गद्यांश हो गया, ठीक है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, हिंदी का व्याकरण का पूरा पोर्शन हो गया, कहानी हो गया, उसके बाद भैया रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया। इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि भैया इतना याद रखना प्यारे बच्चों, 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 100 नंबर का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है तो 65 से भैया 65 से 70 नंबर का क्वेश्चन, 65 से 70 नंबर का क्वेश्चन तो आपको यहीं से भैया मिलेगा। क्योंकि गद्यांश हो गया 10 नंबर का आएगा, पद्यांश 10 नंबर का, हिंदी व्याकरण लगभग 10 नंबर के करीब जाएगा। इसमें आपका अनेकार्थी रहेगा, लोकोक्ति मुहावरा रहेगा, ठीक है, उसके अलावा आपका वाक्यों का शुद्धिकरण रहेगा, ठीक, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं भैया। इसी तरह आपका अपठित गद्यांश आ जाएगा, कहानी में ये 5 नंबर का हो जाएगा, रस छंद अलंकार ये मिला के 6 नंबर का, फिर भैया पत्र लेखन जो है ये आपका 6 नंबर का, और निबंध लेखन जो हो जाएगा ये 9 नंबर का। तो ये सारे टॉपिक लॉन्ग वाले होते हैं और इसमें से भैया हमने बताया ना कि कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ इन्हीं पे बेसिस पर आपको तैयारी करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं। और उन्हीं भी टॉपिक को हमने पिक किया है जिनकी संभावना 2026 बोर्ड एग्जाम में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि भैया सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं गद्यांश, ठीक है। क्वेश्चन देगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और प्यारे बच्चों एक ऐसा गद्यांश देगा, इस पर आधारित आपके 5 प्रश्न देगा। और ये टॉपिक भैया कितने नंबर का, तो ये टॉपिक 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का? पूरे 10 नंबर का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है भैया, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना, करना इतना है भैया कि आपको ढंग से पढ़ लेना है। जो पढ़िएगा बबुआ, बोला है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो भैया आपको पहले अच्छे से एक बार पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ लेना है। जैसे कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर आपको एक काम करना है, 2 बार पढ़ना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यह करना है कि जैसा भैया हमने बताया ना कि कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भाई किसी ट्रिक से कम नहीं लगेंगी। जैसा कि आपके समझ में ही नहीं आता कि किस चैप्टर से है, तो इसमें अगर आप नजर डाले भैया, यहां पर राष्ट्रीय जन बोला गया है, यहां राष्ट्रीय जन है, यहां पर राष्ट्र है। तो अगर आप देखें तो जगह जगह पर राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब किस चैप्टर से है, तो राष्ट्र का स्वरूप से है। जगह जगह पर ऐसे आपका भैया जैसे आ जाएगा अशोक का वृक्ष सुंदर होता है, अशोक के
फूल ये होते हैं, अशोक की कपोले ये ऐसी हैं, तो इसका मतलब वो क्या है आपका भैया अशोक वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है, अशोक के फूल से। इसी तरह से भैया जैसे जगह जगह पर जैसे हमने बताया ना, जैसे निंदा वगैरह की बात आ जाती है तो आप समझ जाइएगा कि निंदा रस से लिया गया है। भाषा किस बार बार भाषा शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो समझ जाइएगा कि भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। तो ये कुछ पहचानने की समझो एक ट्रिक होती है, बाकी और ऐसी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती। बाकी ये भैया 2017 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, यानी ये लगातार पूछा है, लेकिन 25 में नहीं आया तो समझना बबुआ कमर कस के तैयार रहना 2026 के लिए, ठीक है। अब चलिए हमने तो पढ़ लिया, अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्नों के उत्तर पर आ जाते हैं। पहला कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिख देना है। तो भैया इस चैप्टर के भाई पाठ का शीर्षक लिखना है, तो पाठ का शीर्षक, ठीक है, शीर्षक यानी चैप्टर का नाम और उसके बाद भैया लेखक का नाम, लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक क्या है भैया, तो ये क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है भैया। और लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है भैया, याद रखना वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक। तो ये हो गया आपके, मतलब हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। और यहां पर सबसे अच्छी बात ये होती है बच्चों, आपको मेहनत नहीं करना, क्योंकि जो भी प्रश्न होता है इन सबका उत्तर इसी में से ढूंढ कर लिखना है। अब देखिए दूसरा जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो जरा ये बताइएगा भैया किसके समान आगे बढ़ने के लिए, तो यहां पर ध्यान देना, ये बोला गया है कि देखिए कि यहां पे जो राष्ट्र निवासी जन है नई उठती लहरों से, मतलब नई उठती लहरों, 1 मिनट, यहां पे कह रहा सततवाही, मतलब राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो यहां पे कह रहा है कि राष्ट्र का जो जीवन है वो आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, किसके समान, तो नई उठती लहरों के समान, ठीक है भैया। तो चलिए यहां पे मिल गया, तो यहां पर लिखेंगे लहरों के समान, कुछ नहीं करना है, लहरों के समान। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, यहां लिखेंगे राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए अमर अजर है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन की कह रहा है सततवाही और रश्मियां शब्द का अर्थ लिखना है, किसका, एक तो भैया सततवाही का अर्थ लिखना है आपको, ठीक है भैया। और दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा जो है वो है रश्मियां शब्द का, सततवाही और रश्मियां शब्द का अर्थ लिख देना है, सततवाही और रश्मियां का, ठीक है। ये अर्थ, सतत का मतलब लगातार, वाही का मतलब बहना, ठीक है ना। तो सतत वाहिनी यानी कि सततवाही का मतलब होता है निरंतर बहने वाली, निरंतर बहने वाली, ठीक है भैया। और उसके बाद रश्मियां का मतलब होता है किरणें, सूर्य की किरणें, ठीक है भैया। रश्मियां का मतलब होता है सूर्य की किरणें। तो देखा ना, बहुत आसान है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपने विवेक का यानी बुद्धि का प्रयोग कर देना है। अगला है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जरा ये ध्यान से समझिएगा कि भैया सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ऊपर ही बोला है, ठीक है, ऊपर ही बोला गया है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जीवन का, मतलब राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी जब तक सूर्य की जो किरणें होती हैं पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, जीवन जो मनुष्यों का जीवन है वो अमर है। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर यही पूछ रहा है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे इससे, यानी सूर्य की रश्मियों से, इससे मनुष्य का जीवन क्या है भैया, मतलब ध्यान देना,
मनुष्य का जीवन अमर हो जाता है या अमर है, अमर है। ये हो गया भैया आपका। ठीक है भैया, आपके ये 4 प्रश्न हो गए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, कह रहे रेखांकित अंश की व्याख्या व्याख्या कीजिए। यानी भाई जिस भी, ठीक है, जिन लाइनों में ये पूरा अंडरलाइन किया हुआ है उसकी व्याख्या कर देना है। कह रहा है कि जब तक सूर्य की रश्मियां यानी सूर्य की किरणें नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो भैया इसकी व्याख्या करने की अब क्या जरूरत है, पूरा तो पूरा हमने बता दिया। देखिए जब भी व्याख्या की बात आए, पद्यांश या गद्यांश कोई भी हो बच्चों, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जब भी बात व्याख्या की आए, आप स्टार्टिंग में इतना जरूर जोड़ेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में या फिर मतलब इसमें प्रस्तुत रेखांकित अंश में, ठीक है, चाहे वो गद्यांश के लिए हो चाहे पद्यांश के लिए, कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है। अगर पद्यांश है तो वहां लिखेंगे कवि कहता है या कवित्री कहती है, तो यहां लिखेंगे लेखक कहता है, कि फिर उसको थोड़ा अपने शब्दों में बना के लिखो। यहां पर लिखेंगे कि लेखक कहता है कि जब तक सूर्य की सुबह की चंचल किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक इस पृथ्वी पर जो मानव जीवन है वो अमर है। यानी मनुष्यों का इस पृथ्वी से सीधा संबंध है। बस कुछ नहीं लिखना भैया, जो हमने बोल दिया वो आप इतना लिख दीजिए, वो यहां पर भैया हो जाएगा व्याख्या। ठीक है, इसमें व्याख्या हो जाएगा। तो हमने बताया ना, लिखेंगे वही थी कि जब तक, आप वही चीज लिखेंगे कि कवि कहता है जब तक सूर्य की चंचल किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, मानव जीवन अमर है, अमर है। इसको भैया कुछ हमने बताया ना, कुछ अपने तरीके से ये क्या करना है, आपको थोड़ा लिख देना है। ठीक है भैया, इस तरीके से यहां पर थोड़ा अपने से बनाकर अपने शब्दों में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला हो जाता है पद्यांश। ठीक है भैया, अगला जो है ये है पद्यांश, और ये भी भैया आपका कितने नंबर के आएगा भैया क्वेश्चन, ये 10 नंबर का बबुआ, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर में, 10 नंबर में, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इतना जरूर हम कहेंगे। देखिए क्या है पद्यांश में, इसमें भी कहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर जैसे एक दिया गया कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते और पलकों में निर्झरणी मछली। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारा सा पद्यांश है जिसमें कह रहा है, जैसे देखिए सबसे पहले तो इसका थोड़ा अर्थ जानना जरूरी है, बाकी तो देख सकते हैं 17 में, 20 में, 22 में, 24 में आया है और 25 में ये किसी सेट में नहीं आया, इसीलिए हमने उठाया ही ऐसा गद्यांश और पद्यांश से भैया जो गैप किया। क्योंकि आयोग करता क्या है भाई, जो भी पेपर बनाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन को उठाएं, अगले साल नहीं दिए, फिर अगले साल किसी ना किसी सेट में डेफिनेटली डाल ही देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, थोड़ा आपको अर्थ निकालने का प्रयास करना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कि देखिए मैं नीर भरी, नीर का मतलब होता है जल, ठीक है, भरी दुख की बदली, बदली का मतलब यहां बादल से संबंध है। तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है गीत चैप्टर से, जिसमें वो अपने विरह की, वही विरह का वर्णन करती हैं। कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली, तो मैं क्या हूं, नीर भरी दुख की, जैसे बादल होता है अपने अंदर क्या है, बहुत सारा पानी समेटे रहता है, तो मैं उसी तरह नीर भरी एक बदरी की तरह हूं। ठीक है, एक क्या है, बदली की तरह हूं, और स्पंदन में, मतलब स्पंदन में चिर निस्पंद वसन। स्पंदन का मतलब होता है भैया कि कंपन, कंपन में चिर निस्पंद बसा, कि जिस तरह से बादलों के कंपन में भी क्या होता है, यहां पे निस्पंद, निस्पंद का मतलब शांति होता है, एकदम जिसको बोला जाता है एकदम से शांत स्वभाव हो। तो जिस तरह से कि बादलों में कंपन में भी क्या है,
चिर शांति होती है, और उसी तरह मेरे अंदर भी, हालांकि क्या है, शरीर में कंपन है लेकिन शांति बनी हुई है। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और जिस तरह से क्रंदन, क्रंदन का मतलब होता है रोने से, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन का मतलब होता है रोना, कि जब बादल रोते हैं, बादल रोने का मतलब भाई जब पानी गिरने लगता है, तो जब चारों तरफ मान लेते हैं गर्मी है, तो उससे क्या है, आदमी तो खुश हो जाएंगे कि चलो बारिश होने लगी, अब तो भैया गर्मी गई। मतलब वही चीज कह रहा कि जब जिस तरह से बादल के क्रंदन से, अर्थात जब बादल क्रंदन करते हैं, रोते हैं, तो पूरा संसार, आहत का मतलब घायल, पूरा संसार क्या है, गर्मी से समझो परेशान है, और वो हंसने लगता है, मतलब तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार बादलों के क्रंदन से पूरा संसार हंसता है, उसी प्रकार मेरे विलाप करने से, यानी मेरे रोने से भी ये संसार हंस रहा है। और नैनों में दीपक से जलते, कि जिस तरह बादल में, यानी जब भाई बरसात होने लगती है, तो उस तरह बिजली जब चमकती है तो दीपक की तरह जल जाता है, उसी तरह मेरे आंखों में भी, नैनों में दीपक से जलते, उसी तरह मेरे आंखों में भी क्या है, दीप जल रहे हैं। और पलकों में निर्झरणी मछली, और जैसे बादलों के, भाई जैसे हमने बताया ना बारिश होती है तो नदियां बहने लगती हैं, उसी तरह पलकों से मतलब पलकों में निर्झरणी मछली, उसी तरह मेरे आंसू से लगातार, यानी मेरे आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे हैं, यानी आंसुओं से क्या है, निर्झरणी मछली नदी बह रही है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा बादलों से वही लेकर के अपनी तुलना, अपने विरह, अपनी व्याकुलता को यहां महादेवी वर्मा जी ने बताया हुआ है। अब समझ गए भैया। अब चलिए आते हैं प्यारे बच्चों अपने पद्यांश, मतलब यहां पर प्रश्नों पर। पहला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। तो भैया कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, तो भैया रचयिता कौन है, यहां पे पहले शीर्षक लिख देना है, शीर्षक, और उसके बाद रचयिता, शीर्षक और रचयिता। तो पाठ का शीर्षक क्या है, तो गीत है, ये भैया गीत चैप्टर से लिया गया है प्यारे बच्चों। और रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी। अगला है भाई कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। तो भैया निरंतर रुदन का क्या कारण है, तो भैया एक सीधी सी बात, इसमें कुछ करना नहीं है, यहां पे रुदन का कारण है केवल और केवल वियोग। किसके प्रति, तो यहां पर उनके प्रियतम के प्रति। तो यहां पर लिखेंगे प्रियतम के वियोग। ठीक है, प्रियतम के वियोग। ठीक है, कवित्री के निरंतर रुदन का कारण क्या है, तो प्रीतम का वियोग, यहां प्रीतम के प्रति लिखेंगे। ठीक है, इतना ऐसा लिखेंगे। ठीक, कि वो अपने प्रियतम से क्या है भाई बिछड़ चुकी हैं, ये ऐसा कह सकते हैं। तो उनके प्रति क्या है, वियोग का वर्णन किया गया है। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है, तो नीर, मतलब यहां पे दुख की बदली बताया है। क्या बताया है भैया, दुख की बदली। तो देखिए इसमें कुछ भी रटना पड़ रहा है भैया, कुछ नहीं ना, दुख की बदली। लेकिन जब भी प्यारे बच्चों आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, आप पूरा नीचे लिखेंगे ऐसे नंबरिंग करके। ठीक है, इस तरह से कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। ठीक है, अगला है कि नैनों में दीपक से जलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, नैनों में दीपक से जलते, यानी दीपक की तरह जल रहे हैं, यानी नैनों में जिस तरह से बादलों की तरह के जैसे, कौन सा अलंकार होता है, तो भैया आप सभी जानते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार है बबुआ, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, है ना आसान। और अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया पूरा का पूरा अर्थ ही बता दिया कि मैं नीर भरी दुख की बदली। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक है, आप लिखेंगे भैया, यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में, लिख दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये, पंक्ति में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि
मैं एक नीर भरी दुख की बदली हूं। बदली का मतलब बादल से है, ठीक है, बदली हूं। बदली यहां बदलना वाला नहीं, बदली का मतलब बादल, ठीक है। मैं भाई यहां पे मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी मैं नीर से यानी जल से भरी हुई दुख रूपी क्या हूं भाई, यहां बादल हूं, ठीक है। ये इतना सा आप लिख देंगे तो आपको दो दो नंबर से के हिसाब से भैया ये टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर आपके जेब में है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब व्याकरण के पोर्शन की तरफ चलते हैं भैया। और ये तो एकदम एकदम श्योर होते हैं, ठीक है ना, इसके बाहर का जाएगा ही नहीं, इतना याद रखना भैया। जितनी भी हम क्लासेस लाते हैं, हमने आपको कई बार बताया, ये सारी क्लासेस जितने मिला जुला के जितने भी क्लासेस होते हैं, आप उन सभी को अगर रेगुलर देख रहे हैं तो कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको मजा आएगा कि हाँ बोलोगी सर आपने जो बोला था वही हुआ। इसीलिए कहते हैं भाई बीच में अगर क्लास छोड़कर भागते हो तो आपका सबसे बड़ा भैया नुकसान होने वाला है। देखिए अब यहां से व्याकरण की जो शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक थोड़ा इक्के दुक्के इधर उधर है, नहीं तो ज्यादातर यहां से व्याकरण ही। अब जैसे यहां पे सबसे पहला है मुहावरा व लोकोक्तियां। अब जैसे ये भैया 2 नंबर का आएगा, कितने नंबर का, 2 नंबर, तो ये एकदम फ्री का नंबर होता है, ठीक है भैया, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में तो एक एक नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यहां समझो 2 नंबर का फ्री का मिल रहा है, ठीक, क्योंकि आपके सामने 4 से 5 दिया रहेगा, एक करना होगा। बोलेगा कि दिए गए कि लोकोक्तियों व मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसा यहां पर दिया गया है, ईंट से ईंट बजाना, तो भैया आपको क्या करना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों अर्थ लिख देना है। ईंट से ईंट बजाने का मतलब है नष्ट कर देना, नष्ट कर देना या समाप्त कर देना, ठीक है भैया। तो एक जैसा कि हम एक बता दे रहे हैं, अब इसका जैसे वाक्य प्रयोग आपसे कहे कोई, आपसे वाक्य प्रयोग कोई कहे तो आप क्या कहोगे, तो भैया वाक्य प्रयोग में जैसा कहोगे तो आप लिखना चाहते हो जैसे इसमें भैया, तो आप यही तो लिखोगे ना कि आज आज सुरेश ने महेश के साथ ऐसा किया कि लोग बोलने लगे ये तो ईंट से ईंट बज गया, ठीक है ना। तो यहां पे नष्ट कर देना का मतलब होता है भैया पूरी तरह से जैसे नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। अब यहां पे ये चीज होता है जैसे भाई कोई भारी नुकसान कर दिया जाए, तो यहां पर वही आज सुरेश ने के साथ, मतलब आज सुरेश ने, यहाँ पे उसके बाद कुछ नहीं लिखा, क्या रमेश लिखते हैं भाई, सुरेश ने रमेश के साथ ऐसा किया कि लोग बोलने लगे ये तो ईंट से ईंट बज गया, यानी ईंट से ईंट बजा दिया भैया आज सुरेश ने, तो ये हो जाता है नष्ट करना। तो कोई भी एक वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में लिख देना है। जैसा कि भैया यहां पर देख सकते हैं कि आंखें चार होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हम सभी के बता देते हैं, क्योंकि ये सब बार बार रिपीट होते रहेंगे तो आपको एकदम भाई रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आंखें चार होने का मतलब क्या है, तो आंख से आंख मिलना या नजरें मिलना, नजरें मिलना, ठीक है, नजरें मिलना। जैसे कि मैं आज बाजार गया और मेरी नजरें उससे मिल गई, है ना, तो बात वही हो गई भैया। आंखें चार होने का मतलब है नजरें मिल जाना, फॉल इन लव, प्यार में पड़ जाना जरूरी नहीं, हालांकि इसका यह भी होता है कि प्यार हो जाना, बट भैया आंखें मिलने का मतलब ये नहीं कि बस प्यार ही हो जाना, ठीक है, मुलाकात हो जाना कहेंगे आप, या फिर हमने बताया नजरें मिलना।
कि जैसे आज मतलब आज मेरी उससे बहुत दिनों के बाद मतलब आंखें चार हो गई। ठीक, तो कहने का मतलब आंखें मिल गई, आमना सामना हो गया, मुलाकात हो गई। ठीक है भैया, तो ये होता है नजरें मिलने का मतलब, आंखें चार होने का मतलब। अगला है अंग अंग ढीला होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाना है, क्या हो जाएगा भैया? अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है थक जाना, थक जाना, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो हार जाना। ठीक है, कि आज मैंने इतना ज्यादा खेतों में काम किया कि मेरा अंग अंग ढीला हो गया। ठीक है, मतलब अंग अंग क्या हो गया भैया? ढीला हो गया। तो कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक, ये हो जाएगा भैया आपका। ठीक है, और जैसे अगला है दाल में काला होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दाल में काला होने का मतलब क्या है भैया? तो संदेह होना, ठीक है, या गड़बड़ होना, गड़बड़ होना। ठीक है, कुछ गड़बड़ होना। बोलते नहीं कि भाई आज तो दाल में कुछ काला है, यानी आज कुछ बात तो है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपके सामने प्यारे बच्चों कम से कम वहां पे 4 विकल्प रहते हैं। ठीक है ना, वो मतलब 4 ही रहते हैं। अब 4 में कहेगा किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। तब आपके लिए भरा भैया जरा बताओ कि कितना आसान हो जाएगा। किसी एक का अर्थ लिख करके हमने बता दिया कैसे वाक्य प्रयोग करना होता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं भैया। तो याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी अर्थ होता है। अब जैसे आगे देखते हैं, अगला है भैया अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में बात कर लें भैया, ये भी आपका एकदम यूं समझने भैया फ्री का होता है, और पूरे बच्चों 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का भैया? पूरे के पूरे 5 नंबर का होता है। देखिए इसमें भी बोलेगा कि दिए गए अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश रहेगा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह भी बड़ा आसान होता है। इसके लिए भैया हमने बताया ना, ये कहां से दे दे कोई नहीं जानता। बस ये आपका जैसे बोलते हैं ना कि आईक्यू टेस्ट करने का एक क्वेश्चन होता है, बस कि आपके सोचने समझने की क्षमता कितनी है। जैसे होता है बच्चों को कोई काम दे दो और उसके बाद छांट छांट कर क्वेश्चन उसी से लिखो, जैसा कि भैया हमने अभी शुरू में ही देखा जो गद्यांश वाला सेम वैसा होता है, लेकिन ये किसी चैप्टर से नहीं होता, किसी बुक से नहीं होता है पर्सनल। तो यहां पर भाई ये कैसे देगा? यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों को की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार के नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होने लगती है। देखिए ये बच्चों वैसे तो हमने एक यहाँ पे भैया टॉपिक की तरह रखा है, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कहीं ना कहीं ये आप सबके लिए एक मोटिवेशन भी है। पहले आपको करना यह है कि आप एक बार दो बार अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर बोला है कि भाई देखिए कह रहा है कि यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं। ठीक है, और कह रहा है परंतु यह उनकी समस्या ये नहीं है कि भाई वो शारीरिक रूप से कमजोर है, ये समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है, यानी जो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है। कह रहा है कि ये मान लिया जाता है अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा। भाई कह रहा है मतलब उस समय ये मान लिया जाता है भाई आप चाहे हेल्थी रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन मान लिया जाता है कि अब वो शारीरिक और मानसिक काम करने के योग्य नहीं है। ठीक, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार के नजरों में एक बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। मतलब अगर भाई पैसे की तंगी है, अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता है, तो उसे समाज भी क्या है अनुपयोगी मान लेता है कि ये तो बेकार है। और ये बात सही है भैया। और यहां तक कि भाई पास अगर पैसा है,
तो फैमिली में भी इज्जत है, नहीं तो वहां पर भी इज्जत नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक आपकी तरह भाई आपके लिए मतलब मोटिवेशन भी है ना। अब देखिए क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नीचे 3 दिया गया है और तीनों जो प्रश्नों का उत्तर है इन्हीं में से लिखना है। पहला प्रश्न है कि बोल रहा है भैया कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है। तो वरिष्ठ नागरिकों की जो वरिष्ठ समस्या है भैया, वो उनकी वास्तविक जो समस्या है वो क्या है, मानसिक समस्या है। तो आप ऐसा लिखेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, मानसिक। ठीक है, वहां पूरा लिखेंगे। अगला है कि वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी कब मान लिया जाता है। तो देखिए बबुआ, देखिए कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी कब मान लिया जाता है। देखिए साफ साफ बोला है, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, ठीक है, वह सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। मतलब भैया यह है कि जैसे ही भाई इसका सॉरी यहां से थोड़ा शुरू करते हैं कि जैसे ही आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, ठीक है, जैसे ही आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है उसे समाज क्या है भैया, अनुपयोगी मान लेता है, मतलब बेकार मान लेता, मतलब ये मान लेता है कि वो उपयोगी अब नहीं रहा। अगला है कि वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है। तो भैया क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो प्यारे बच्चों जरा समझिएगा। तो भैया बोझ, यहां पे देखिए बोला है बोझ, अनुपयोगी, फालतू मान लेने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। तो जब उसे बोझ मान लिया जाए और उसे अनुपयोगी मान लिया जाए और साथ ही साथ फालतू मान लिया जाए, जब ये सब मान लिया जाए भैया तब जाकर के मानसिक पीड़ा उस व्यक्ति को होती है। तो आपने देखा ना कि बहुत आसान है प्यारे बच्चों, कुछ भी इसमें अपने से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहीं से मिल गया। ठीक है, इसीलिए ये आसान होता है, हर एक स्टूडेंट इसको कर भी लेता है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं आगे हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। भैया पहले इसको देखना है, देख लीजिए, ठीक है ना, बाकी पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। अब आ जाते हैं भैया, तो ये टॉपिक भी प्यारे बच्चों 2 नंबर का होगा, ये एक एक नंबर का होगा भैया, ध्यान से समझना। और ये बड़ा ही प्यारा सा होता है, ये हमने बताया ना कि ये एकदम से वही बार बार ये कुछ मतलब ऐसे फिक्स होते हैं कि बस बार बार इन्हीं को रिपीट करना है। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। यहां पे बोला है कि अंश और अंश, क्योंकि ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, तो मतलब पढ़ने में आपको लगेगा एक जैसे हैं, बस इसका अंतर भाई थोड़ा सा अंतर होता है और इनके अर्थ एकदम अलग अलग होंगे। तो जैसे अंश और अंश दिया है, तो अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, कंधा और हिस्सा, हिस्सा मतलब हिस्सा और कंधा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इस वाले अंश का मतलब होता है कंधा, क्या होता है, कंधा, और इसका मतलब होता है हिस्सा। तो ऐसा आपको किसमें दिखाई पड़ रहा है, तो भैया ऐसा किसमें आपको दिख रहा है जरा बताना भैया। तो ऐसा दिख रहा है कंधा और हिस्सा इस वाले में, यानी सी वाले में। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है भैया, यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है क्या है कि अनल और अनिल, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी है और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो अनल और अनिल का दिया है वायु और अग्नि, पानी और आग, या फिर अग्नि और वायु और जल और हवा। तो इस वाले अनल का मतलब होता है भैया, अनल का मतलब होता है आग, क्या होता है, आग होता है। और इस वाले अनिल का मतलब होता है हवा। तो आग और हवा, वायु और अग्नि नहीं होगा भैया, आग पानी और आग नहीं होगा, अग्नि और वायु, हाँ तो यही हो जाएगा। अग्नि का मतलब बताया ना भैया आग, और वायु यानी हवा, तो अग्नि और वायु। ठीक है,
अग्नि और वायु, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा भैया शब्दों में सूक्ष्म अंतर वाला प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा अनेकार्थी, और ये भी बड़ा आसान होता है भैया। ये भी 2 नंबर का, बताया ना कि इनसे आसान कुछ होता ही नहीं है, बस 2-2 नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए क्या करना है भाई, कहेगा कि दिए गए, मतलब अनेकार्थ मतलब कहेगा दिए गए शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, किसी एक के 2 अर्थ लिखना होगा, और आपके सामने तो वहां 4 दिया रहेगा, 3 या 4 दिया रहेगा, हमने 5 दिया है क्योंकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए इतना क्वेश्चन रखा है। जैसे चपला हो गया भैया, ठीक है, यहाँ पे चपला है, कर्ण है, मित्र है, हार है, विधि है, तो सबके अनेकार्थी, और सारे के सारे भैया आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना भैया। ठीक है, ये आपके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इतना याद रखना भैया। तो जैसे यहां पे दिया गया पहला चपला, चपला का मतलब होता है चंचल स्त्री। क्या होता है भैया? चंचल स्त्री होता है सबसे पहला, चंचल स्त्री। और एक चपला का मतलब होता है भैया बिजली, और एक चपला का मतलब होता है लक्ष्मी। बट भैया आपको 2 से ज्यादा नहीं लिखना, हमें जितना याद है हम वो लिख दे रहे हैं, लेकिन वहां जितना कहा जाए उतना काम आपको करना है बोर्ड एग्जाम में, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अगर आप सोचते हैं हमको 4 याद है, हम 4 लिख देंगे, हमको नंबर ज्यादा मिलेंगे, मिलने की बजाय कट जाएंगे, इसलिए याद रखना जितना कहा जाए उतना करो। ठीक, अगला है भैया कर्ण। तो कर्ण का मतलब एक तो होता है भैया कान, और एक कर्ण का मतलब कुंती पुत्र। क्या होता है भैया? कुंती पुत्र, तो यानी कुंती का पुत्र। ठीक है, कर्ण, भाई कर्ण उनका भी नाम था। और एक कर्ण का मतलब क्या होता है? तो कर्ण भाई समकोण त्रिभुज में क्या है? त्रिभुज की जो भुजा भी होती है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं त्रिभुज की भुजा, की भुजा। और कैसे त्रिभुज में? समकोण में। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसी में। ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा भी, जो सबसे लंबी भुजा होती है वही तो कर्ण कहलाती है ना। ठीक है, जैसे ये की होता है ये। ठीक, तो यही वाली क्या है? कर्ण है। आगे है भैया मित्र। अब मित्र का अनेकार्थी क्या होता है? जैसा कि इसके भी 3 है तो हम लिख दिया। और मित्र का मतलब होता है भैया सूर्य, मित्र के अनेकार्थी में एक सूर्य होता है। और मित्र का मतलब सखा, या हम यूं कह सकते हैं दोस्त। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये मित्र का हो जाएगा। अगला है हार। तो हार का मतलब एक तो होता है भैया पराजय, पराजय जो हार जाना, ठीक, पराजित हो जाना। और एक हार का मतलब है फूलों की माला, एक हार का मतलब होता है माला। ठीक है, तो ये होता है हार। और अगला है भैया विधि। विधि का मतलब क्या है? तो विधि का विधान, एक तो विधि का मतलब होता है कानून, और एक विधि क्या है भैया? ब्रह्मा, विधि का मतलब ब्रह्मा। और एक विधि का मतलब प्रकार, बोलते ना कि मैथ में भाई प्रकार बोला जाता है, इसे किस विधि से लगाया गया है इस सवाल को, तो विधि का मतलब प्रकार भी। ठीक है भैया, तो ये आपका अनेकार्थी हो जाएगा। और आप पेपर पिछले चाहे जितने साल का उठाओ, आपको बाहर से नहीं मिलेगा, आपको मिल ही जाएगा भैया। जितने भी जितनी बार हम ये सारे करवाते हैं प्रश्न, आपको इन्हीं में से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि भैया एकदम दिमाग ठिकाने लगा करके इस सबको अच्छे से नोट कर लिया करो। तो चलिए नोट कर लो बबुआ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आ जाता है भैया वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये भी कितने नंबर का? 2 नंबर का। इसमें भी भैया, हालांकि इसमें ऐसा नहीं कि एक ही करो, ये दोनों करने होते हैं, 1-1 नंबर का होता है। तो जैसा दिया गया है कि रास्ता दिखाने वाला, यानी रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? आपके पास विकल्प है पथ प्रदर्शक, ज्ञानी, जानकार और सर्वज्ञ। तो भैया पथ दिखाने वाला या रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाता है? तो रास्ता दिखाने वाले को पथ
प्रदर्शक बोला जाता है। ठीक है, रास्ता दिखाने वाला या राह दिखाने वाला, जो कि बड़ा आसान है। अगला है भैया कि जो बहुत कुछ जानता है, जो बहुत कुछ जानता है उसे हम क्या कहेंगे? विकल्प है बहुज्ञ, सर्वज्ञ, बहुश्रुत या बहुपठ। तो भैया जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ बोलेंगे। ठीक है भैया, जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, जो बहुत कम जानता है अल्पज्ञ कहते हैं। अब देखिए यहां पर भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, जो बहुत कम जानता है अल्पज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है तो भैया बहुज्ञ, और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। तो यहां पे समझ में आ गया, जो कम जानता है अल्पज्ञ यानी अल्पज्ञानी, जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। तो इतना याद रखना भैया, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं भैया, अब आ जाएंगे शुद्धिकरण वाले में। तो इसमें आपका भैया जो विभक्ति, वो क्या कहते हैं, इसमें लिंग, कारक, कर्ता, क्रिया, इन सब के आधार पर त्रुटियां कुछ ना कुछ होती हैं, गलतियां, उन्हें सुधारने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, बोल दिया जाएगा 4 देगा आपका। ठीक है, बोल देगा कि 2 को शुद्ध करना, ये भी 2 नंबर का ही आएगा। जैसे यहां पे भाई दिया है, कुछ ना कुछ गलती होगी और शुद्धकरण भाई शुद्धिकरण करना होगा। ठीक है, और ये सब आसान होता है, मतलब कितना भी कमजोर बच्चा हो समझ ही जाएगा। जैसे इसमें मैंने एक फूल की माला खरीदी, तो भैया इसमें गलती कहां है? तो मैंने यहां पे क्या है, मैंने यहां पे अगर देखो एक फूल की माला, भाई एक फूल में कौन सा माला बनेगा? तो इसका जैसे भाई सही क्या हो जाएगा कि सही ये हो जाएगा, मैंने फूल की एक माला खरीदी, तो ये सही होगा भैया। ऐसे ही आपको शुद्ध कर भाई शुद्ध करना होगा। जैसे दूसरे में मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, तो भैया गलती कहां है? अनेकों की जगह अनेक हो जाएगा। और ये इस तरह का भाई प्रश्न हम कई बार करवा चुके हैं। तो मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे, ये सही होगा। अगला है तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर, भैया गलती कहां है प्यारे बच्चों? यहां है। तो तुम बच्चों को कहानी सुनाया करो, ये सही होगा, ना कि सुनाया कर। ठीक है, अगला है राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, तो भैया गई नहीं, राम लक्ष्मण और सीता वन को, यहां पर भैया क्या हो जाएगा? गए। ठीक है, यहां पे वन को गए हो जाएगा, और यहां पे जो है सुनाया कर, तो यहां पे सुनाया करो हो जाएगा, और यहां पे जहां अनेकों है यहां पे भैया अनेक हो जाएगा। और जैसे यहां पे ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, ठीक है, तो यहां पर भी गलती इसी में है, तो यहां पे हो जाएगा भैया घड़े का ठंडा, घड़े का ठंडा पानी पिलाए, मतलब ठंडा घड़े का पानी नहीं भाई, घड़ा थोड़ी, वो तो बात की बात है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ये सही हो जाएगा। जैसे एक बताया था आपको याद हो, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो ऐसा नहीं होता भाई, यहां यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये सही होगा। इसी तरह ये है कि घड़े का ठंडा पानी पिलाओ, मतलब ठंडा घड़े का पानी पिलाइए ये नहीं, बल्कि घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ये सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा आपका शुद्धिकरण वाला होगा, थोड़ी थोड़ी सी गलतियां होंगी, उनको सुधारना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अब भैया आ जाते हैं अपन रस में, रस वाले में आ जाते हैं। तो रस वालों में भैया ये भी सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि भाई यहां पे हमने करुण रस को देखिए, जितनी बार भी हम क्लास लाते हैं हर बार हम रस को बदलते रहते हैं, किसी में करुण को करवाते हैं, किसी में वीर रस को, किसी में श्रृंगार रस को करवाते हैं। ठीक है, तो भाई और तो ये सब अलग अलग, इससे आपका फायदा ये है कि जितने भी बार क्लास लाएंगे सभी तैयार होते रहेंगे। ठीक है, बाकी रस छंद अलंकार की तो एक लॉन्ग वीडियो अलग से है ही, आप जाकर देख लेना। ठीक, तो यहां पे भाई हमने रस में करुण रस को लिखा है। अब देखिए रस कोई भी हो ये मैटर नहीं करता, परिभाषा सबका एक होता है। तो परिभाषा जैसे कि जब विभाव, ध्यान से समझना भैया, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, मतलब मिलन होता है, तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है।
देखिए, विभाव का मतलब होता है कोई भी कारण, यानी जिस कारण से रस वो उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण से ये करुण की भावना आपके अंदर आ रही है, वो कारण ही विभाव होता है। अनुभाव का मतलब ये अनुभूति करना, अनुभव करना, ठीक है, अंदर से आप क्या अनुभव कर रहे हो, वो अनुभाव होता है। संचारी भाव में कि आपके अंदर क्या चेष्टाएं उत्पन्न हो रही है, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, कांपने लगना, ठीक है, जैसे ये सब भैया, जैसे आपका हमने बताया ना, वीर रस में हो जाता है कि वीरता वाली बात आ जाए एकदम जोश जुनून में, उसके शोक वाले में हाँ जब भी विलाप करना, आंखों से आंसू निकलना, ठीक है, तो ये सारी मतलब अनुचेष्टाएं जो आपके अंदर उत्पन्न होती हैं, ये संचारी भाव। और उसके बाद वही चीज कह रहा है कि जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग यानी मिलन होता है, तो शोक नामक अस्थाई भाव से, अस्थाई भाव क्या होते हैं, वे भाव होते हैं जो शुरू से अंत तक बने रहते हैं। जैसे आप कॉमेडी मूवी देखोगे तो भैया शुरू से अंत तक आपके अंदर भाई हंसी वाली ही फीलिंग आएगी, ठीक है। आप कोई देशभक्ति मूवी देखते हो तो आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत रहेगी। आप कोई लव स्टोरी मूवी देखते हो तो आपके अंदर प्रेम की भावना जागृत होगी। तो वो होता है स्थायी भाव जो शुरू से अंतिम तक बना रहता है। जैसे करुण रस में है तो भैया यहाँ पे शोक की भावना बनी रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब कोई भी रस, जैसे इसकी जगह अगर हम श्रृंगार रख देते तो वही परिभाषा ये बोलते कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से क्या होता है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है ना। तो इसी तरीके से भैया, तो यहां पर आपको परिभाषा सभी में सेम रखना है, बस यही अस्थाई भाव बदल देना है, रस की परिभाषा भी बदल जाएगी, ठीक है ना। जैसे वीर रस का लिखना है तो विभाव अनुभाव संचारी भाव का जब संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, बस सिंपल सी बात। तो जैसे यहां उदाहरण लिख दिया है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये क्या है भैया, करुण रस की, भाई ये करुण रस है। ये कब की बात है, तो ये क्या है कि जब जो श्रवण कुमार जी हैं पानी भरने के लिए जाते हैं और उनके अंधे माता पिता उनका इंतजार कर रहे होते हैं, उसी समय आखेट करते हुए जब उनको बाण लग जाती है, तो यहीं पर भाई तब की ये बात होती है, तब की है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी उनके माता पिता उनके विलाप में अपने प्राण पर खेरू त्याग देते हैं, तो यहां पर भाई शोक की भावना है, वो विलाप कर रहे हैं, वही चीज है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे भाई गाना भी है, अब ऐसा नहीं कि आप गाना नहीं लिख सकते हैं, हमने कई बार आपको बताया आप गाना लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं ठहरा सकता, बशर्ते एकदम गाना सटीक होना चाहिए, उस पर लागू होना चाहिए। जैसे ना कि ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है ना। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं, जैसे चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो ये भी आपका भैया देखिए, इनका फायदा ये है प्यारे बच्चों कि जैसे किताबी वाले होते हैं किताब के, तो ये जो किताबी लैंग्वेज थोड़ा बच्चों को कठिन भी कभी कभार लगती है कुछ बच्चे, और ये गाना वगैरह होता है कि मुंह पर ऐसे भाई मुंह जबानी रखा होता है, तो इसलिए ये आसान होता है कि आप इसको लिख भी सकते हो। और भाई इनकी सबसे खास बात ये भी होती है कि ये भी बच्चों अथवा में आएगा। जैसे एक आएगा कि करुण अथवा श्रृंगार रस का बोलेगा भैया, तो बोल देगा इसी तरह से, ठीक है। तो याद रखना, अब वीर अथवा यहाँ पे करुण रस, तो अथवा में देगा तो आपका फायदा है। तो भैया आपको केवल एक करना है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए बबुआ। हो गया। अब चलिए अलंकार, अलंकार की बात करें भैया, तो अलंकार जो होता है ये भी 2 ही नंबर का आएगा। कितने नंबर का भैया, ये भी 2 ही नंबर का। अब जैसे अलंकार में हमने श्लेष अलंकार को, भाई इसके पहले वाले में हमने उपमा रूपक, ठीक है, इन सबको बताया, उत्प्रेक्षा को भी बताया है। तो यहां श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है गोंद, यूं कहना चिपका देना, ऐसे चिपक जाए अर्थ की पता ही न चले, कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो भैया,
अलग अलग हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ही याद रख लो गोंद, यानी अर्थ इतना चिपका रहे पता ही ना चले। जैसे यहां पे है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो भैया यहां पर बात किसके बारे में किया जा रहा है? पानी के बारे में। यहां पे कह रहा है कि व्यक्ति को पानी बचा कर रखना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। अब पानी कोई भी हो, सभी पानी बचा कर रखना चाहिए। यहां पर भैया व्यक्ति को कहा जा रहा है पानी बचा कर रखो, क्योंकि अगर एक बार पानी चला गया, एक बार पानी चला गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। तो ये बात एकदम सही है, जल ही जीवन है, वो बात अलग है भैया। लेकिन प्यारे बच्चों यहां अलग पानी की बात की जा रही, कहा जा रहा है कि रहीमन पानी राखिए। रहीम यहां दास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, यहां पे देखिए कह रहा है कि पानी को क्या है बचा कर रखना चाहिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष। अगर एक बार पानी चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। किसमें का पानी? मोती मानुष चून, यानी यहां एक पानी का अर्थ हो जाएगा यहां पे भैया मोती की चमक। एक पानी का अर्थ हो गया कि मोती की चमक, की चमक, यानी मोती का पानी अगर चला गया, ठीक है, मोती मानुष, और यहां पे भैया मनुष्य का, यानी मनुष्य की इज्जत की बात कर रहा है। मनुष्य की अगर इज्जत एक बार चली गई, मान सम्मान प्रतिष्ठा चला गया, तो वो व्यक्ति एकदम बेकार हो जाता है। ठीक है, अगला है भैया यहां पे चून, तो यहां पर चूने की चमक, यानी मोती का पानी का मतलब मोती की चमक, मनुष्य का पानी का मतलब मनुष्य की इज्जत की बात कर रहा है, और चूने का पानी का मतलब चूने की, यहां पे चमक, चूने की चमक। ठीक है, चूने की चमक का मतलब होता है भैया ये जो रंगत की बात कर रहा है, चमक या रंगत। जैसे चूना होता है ना, जिससे घर की पुताई वगैरह है, अगर उस चूने का, यानी एक बार वो चूना खराब हो गया तो चाहे जितना उसमें आप मारते रहो वो सफेदी नहीं आएगी, तो वही चीज है। तो ये चीज हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि मतलब इनका अगर देखें अर्थ, एक बार ही पानी शब्द आया है, लेकिन पानी के तीन अर्थ यहां बन गए। जैसे इसमें है कि प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है, तो प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है, तो भैया यहां पर जो लाल शब्द आया है, क्या आया है भैया? लाल शब्द। यहां पर लाल शब्द आया है, तो भैया जो लाल शब्द आएगा इसके भी दो अर्थ हैं, इस लाल के भी दो अर्थ हैं। एक लाल का मतलब होता है पुत्र, एक लाल का मतलब क्या होता है भैया? पुत्रो। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। एक लाल का मतलब पुत्र, और एक लाल का मतलब होता है रत्न। क्या होता है भैया? रत्न होता है। ठीक है, तो इसमें भी ये लाल के दो अर्थ हो जाएंगे। बतला दो लाल मेरा कहां है, तो लाल का मतलब पुत्र भी होता है, बेटा होता है, और लाल का मतलब रत्न भी होता है। तो ये हो जाएगा अलंकार में। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया ना? आगे चलते हैं भैया। आगे अगला देखते हैं छंद। अब छंद जो भैया है ये भी आपका प्यारे बच्चों 2 ही नंबर का आना है। कितने नंबर का? 2 ही नंबर का आएगा। तो यहां पे भैया बोलेगा सोठा अथवा, देखिए सब में चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार, सब में अथवा करके आएगा, यही आपका फायदा हो जाता है। इसीलिए ये सारे नंबर मतलब एकदम सॉलिड वाले होते हैं, और इन पर ज्यादा फोकस करना है, इसीलिए हम बार बार ये आपको बताते हैं। देखिए यहां पे बोलेगा दोहा अथवा सोरठा, या दोहा अथवा चौपाई, सोठा अथवा चौपाई छंद का ऐसे बोलेगा भैया मात्रा सहित क्या है उदाहरण लिखिए। तो भैया हम यहां पर देखेंगे दोहा। दोहा क्या होता है? यह एक अर्ध सम्मात्रित छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं भैया। ठीक है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इनके तुक मिलते जुलते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। तो यहां पर देखिए, यहां पे नागर सोय, यहां पे सोय शब्द आया है, यहां होय, तो सोय
होए, यानी इनके तुक मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें भैया तो इसमें क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण, यानी एक यहां से यहां, एक यहां से यहां 2 हो गया, एक यहां से यहां 3 और एक यहां से यहां 4 हो गया। अगर देखें तो कह रहा पहला और तीसरा, तो ये पहला चरण, दूसरा और ये तीसरा, तो इस चरण में 13 और इस चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए, इसमें 11 और इसमें भी 11 होनी चाहिए, और ये आपको मात्रा के साथ दिखाना पड़ेगा भैया। तो चलिए देख लेते हैं, पहले वाले में ही देख लेते हैं क्या है। पहले में जैसे भैया अगर कोई बड़े में है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, ठीक है, ए की मात्रा है, तो वो गुरु माना जाता है, और इसको इससे दर्शाते हैं, यहां ये दोनों गुरु लघु हो जाएगा, ये गुरु या दीर्घ कहेंगे, और उसके बाद ये एक लघु, ये गुरु। तो मात्रा जोड़िए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो प्यारे बच्चों मात्रा कितनी आई? 13 आ गई। तो इसमें भी 13 आएगी और इसमें भी 13 आएगी। आप जोड़े, इसमें देखिए 11 होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मतलब यहां से भैया ये 13। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हमने बताया कि इसमें 11 होना चाहिए, जैसे यहां पे ये गुरु हो गया, ये भैया गुरु हो गया, ये क्या है, गुरु हो गया, ये लघु लघु, ये गुरु और ये लघु। तो कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो इधर मात्रा 11 आ गई, इधर भी 11 आएगी, ठीक है। तो आपको मात्रा के साथ ऐसे लिख कर दर्शाना होगा, यानी पूरा मात्रा इसमें जैसे ऊपर लाइन, इसी तरह से आप अपने से भैया सभी मात्रा नीचे भी लिख करके देख लेना। इसमें भी जैसे यहां ऊपर 13 आई तो नीचे 13, इसमें ऊपर 11 आया है तो इसमें भी 11। वही कह रहा है कि पहले और तीसरे, ये पहला चरण है, ये तीसरा, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भैया क्या है, दोहा छंद, ठीक है। और तो बाकी चौपाई में तो भैया उसमें सममात्रिक छंद होता है, और उसमें 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, वो तो बताए हैं। जैसे बहुत सारे हैं कि बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। या फिर ऐसे आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बन धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो भैया ऐसा भी लिख सकते हो कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया, जो अभी हमने उदाहरण बोला वो आपका चौपाई वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया ना। तो ये छंद हो गया। अब इसके बाद भैया आपका जैसे आता है पत्र लेखन, और प्यारे बच्चों ये पत्र लेखन आपके सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है 2 से 3 है, और ये 6 नंबर का टॉपिक होता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। और भैया 2 से 3 ज्यादा रिपीट होते हैं, अब तक बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। पहला जैसे मोहल्ले की सफाई को लेकर के सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा होता है 7 सेट में 4 में पूछ लेता है, 5 में पूछ लेता है, 3 में पूछ लेता है, क्योंकि यहां भी अथवा करके आता है तो फायदा आपका है। और दूसरा सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है कि भैया किसी भाई विद्यालय के प्रबंधक को एक क्या है, लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, ठीक है। और तीसरा जो है बैंक के यानी शाखा प्रबंधक को किसी भाई कोई आपको रोजगार करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तीसरा ये। और एक चौथा होता है कि अपने प्रधानाचार्य को खेल के सामग्री हेतु क्या है, एक पत्र लिखना है खेल की सामग्री की व्यवस्था करने के लिए। तो ये कुछ मतलब ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने वाले और इक्के दुक्के हैं, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखना है। अब कैसे लिखना है चलिए बताते हैं भैया। शुरुआत करनी है प्यारे बच्चों यहीं से कि सेवा में, फिर इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना, फिर लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। विषय आपका क्या है, किस विषय पर आप ये पत्र लिख रहे हैं भैया, तो मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखेंगे महोदय जी। क्या लिखेंगे, महोदय जी। अब उसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना, याद रखना, इसके नीचे से नहीं लिखना भैया, कॉमा करके आप जैसा कि हमने बताया ना ऐसे, मतलब यहीं से इसके इधर ही रहना, ठीक है, इधर मत आना,
नहीं तो ये खिचड़ी हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता, और ये सही तरीका यही है। तो लिखेंगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। नहीं, बड़े प्यार के साथ ये पत्र लिखना है, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। फिर आगे लिखना है सड़कों और यहां पे नदियों लिखा है, नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। यानी दिन का चैन गायब हो गया है और रातों की नींद हराम हो गई है भैया, ठीक है। और यहां पर है कि चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा मोहल्ला जल्द ही महामारी के चपेट में आ जाएगा। यानी पूरा मोहल्ला जो बहुत जल्दी से क्या है, बीमारी में जकड़ उठेगा, ठीक है। अंततः या अतः आपसे विनम्र निवेदन है, यह विनती है कि जल्द ही कोई सफाई कर्मचारी भेजकर या सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं, ठीक है भैया। यहां पर आप दिनांक में कोई भी डेट डाल देना, बट जिस दिन पेपर होगा ये आपका टॉपिक आता है तो सेम वो डेट मत डाल देना, एकदम रियल वाली, कोई भी इधर उधर का तारीख डाल देना। और यहाँ भौतिक में का खा गा कर देना, मतलब अपना ओरिजिनल नाम, अपना वास्तविक नाम नहीं लिखना है भैया, इस बात का ध्यान देना प्यारे बच्चों। तो ये आपका प्रार्थना पत्र, ठीक है, मतलब ये आपका जो पत्र लेखन का टॉपिक है, सेम ऐसे ही लिखना है। अगर भैया आता है सफाई को लेकर, मोहल्ले में सफाई को लेकर के, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। अब उसके बाद भैया देखिए आपका आ जाता है कहानी। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य प्यारे बच्चों 5 नंबर में देखिए, इसके पहले जो भी क्लासेस आई हैं हमने उसमें कहानी का सारांश बताया है, बट उद्देश्य भी आपको लिखना अगर है, कैसे लिखेंगे वो समझिएगा। क्योंकि वहां जो प्रश्न करेगा ऐसा करेगा कि बोलेगा कि बहादुर कहानी का सारांश अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, या कहेगा पंचलाइट कहानी का सारांश अथवा बोलेगा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, या बोलेगा भैया जैसे कि हमने बताया, बोल देगा लाटी कहानी का सारांश अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो भैया एक तो कहानी का सारांश रहेगा अथवा में एक उद्देश्य रहेगा, तो आपकी मर्जी, आपको क्या लिखना है ये आपको डिसाइड करना है। और उद्देश्य किस तरह से लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ठीक है, वो आज हम आपको बताएंगे एकदम सरल शब्दों में, ठीक। बोलेगा भैया इसको अधिकतम शब्द सीमा यानी 80 शब्द में लिखना है, ये बोला जाएगा आपसे, ठीक है। बोलेगा अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में लिख देना है। तो यहाँ पे उद्देश्य में देखिए बच्चों वही चीज लिखी जाती है कि इस कहानी से अपने को क्या सीख मिलती है, ये कहानी एक्चुअल में हमें क्या संदेश देना चाहती है। तो लिखेंगे भैया, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, लिखेंगे पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्षा द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है, ठीक है। यानी इन्होंने जिस टाइम पे ये लिखा तो भैया वहां पर उनके मन में यही चीज थी कि गांव का परिवेश कैसा होता है, यहाँ पर गांव में लोग जाति पात मतलब जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और उनके अंदर ईर्षा द्वेष की भावना किस तरह से भरी होती है, इन सब का ही बड़ा सजीव चित्रण किया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है कि किस तरह से ग्रामीण मतलब परिवेश को सुधारा जा सकता है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है, यानी उसको वास्तविकता के साथ दिखाना ही इस कहानी का
प्रमुख उद्देश्य इनका है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। मतलब आवश्यकता पड़ने के बाद भाई क्या है, बोलते हैं ना कि काम पड़े पर किसको मामा कहना पड़ता है, समझ गए होंगे ना। तो यहां पर वही चीज, क्योंकि इसमें देखो होता वही चीज है कि भाई इसमें होता यह है कि जो पंच लाइट जलाना जानता था वो केवल गोधन जानता था, लेकिन उसको क्या है बिरादरी से निकाल दिया गया था। लेकिन जब बात आती है जलाने की, जब काम पड़ा तो भैया काम पड़ने पर बुलाया गया, उसके पहले उसको बिरादरी से निकाल दिया गया था लेकिन शामिल करना पड़ा। तो यहीं पर है कि आवश्यकता पड़ने पर यानी काम पड़ने पर बड़े से बड़े दोष अपराध को भी क्या है, वो क्या है, हटा दिया जाता है। ठीक है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाया जा सकता है या हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से जो कहानी का उद्देश्य है वो लिखना पड़ेगा। अगर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आ जाता है तो आपको सेम इसी तरह से लिखना, इससे आसान आपको मिलने वाला है नहीं भैया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इतना हम जरूर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उद्देश्य आ गया, क्योंकि कहानी का जो सारांश कितना भी छोटा करो वो 100 से 150 शब्द तक लगभग चला ही जाता है, लेकिन ये आपको बड़े आराम से इतने में निपट जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला है भैया निबंध। और निबंध में प्यारे बच्चों, अब देखिए निबंध में भैया ये जो टॉपिक होता है पूरे 9 नंबर का। ठीक है, क्योंकि पूरे हिंदी में बात कर लें भैया, यही एक ऐसा टॉपिक है जो कहेगा आप अपने भाषा शैली में इसको लिखिए, यानी अपने मर्जी से जैसा मन करे वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो आपके सामने 4 से 5 देगा, जैसे देगा आपका प्रिय साहित्यकार, भारतीय किसान की स्थिति, बेरोजगारी की समस्या, भारत में आतंकवाद, तो ऐसा करके अनुशासन का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, या फिर जैसे हमने बताया ना ये बेरोजगारी या भ्रष्टाचार, कोई भी ऐसा टॉपिक देंगे 4 से 5, किसी एक पर लिखना होगा। तो ये बड़ा आसान होता है भैया। और कैसे लिखना है कई बार हमने बताया, फिर से हमने आज एक टॉपिक रखा है, तो बेरोजगारी की समस्या। ठीक है भैया, यहां पे देखो इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है। पहला है पूछेगा बेरोजगारी की समस्या, दूसरा यह है कि पूछेगा कि बेरोजगारी समस्या और समाधान, अथवा में पूछ सकता है कि बेरोजगारी का कारण और निवारण, या फिर बेरोजगारी एक अभिशाप, या पूछ सकता है शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या, या युवा वर्ग और बेरोजगारी, या बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। यानी इस टॉपिक को देखा जाए तो लगभग भाई इतने तरीके से, मतलब 6 से 7 तरीके से पूछा जा सकता है, 7 से 8 हो जाएंगे। ठीक है, और भी 1-2 तरीके हैं तो इसको 10 तरीके से पूछ सकता है। तो भैया सबसे पहले अपना पैटर्न क्या होना चाहिए वो समझिए। हमारा मतलब यह है कि भैया आप ये पूरा का पूरा देखिए, सबसे पहले रूपरेखा लिखना होता है। जैसे रूपरेखा में सबसे पहले ध्यान से समझना, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो लिखना है रूपरेखा, और रूपरेखा में सबसे पहला होता है कि आपको इस निबंध के अंदर क्या चीज दिखाना है। ये हर एक निबंध के लिए लागू होता है। जैसे भैया आपको दिखाना है, पहली हेडिंग है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना आप लिखेंगे। दूसरी हेडिंग है भैया आपका इसका प्रस्तावना का इसका अर्थ क्या है। तीसरा चीज है आपको दिखाना है कि इसका कारण क्या है। चौथा चीज दिखाना है कि निवारण क्या है, और 5वां चीज दिखा देना है कि उपसंहार। तो रूपरेखा में ये आपको सबसे पहले लिखना होगा। ठीक है, निबंध शुरू करने से पहले ही ये रूपरेखा इतनी लिखनी होती है बच्चों, इतना ध्यान देना भैया। ये लिखने के बाद आप यहां से शुरू करेंगे, जैसे एक एक हेडिंग। पहली हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना में बच्चों क्या लिखना होता है, सबसे प्रमुख समझिएगा कि मेन पॉइंट आपको 1 से 2 लाइन लिखना, ज्यादा नहीं, कि बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप होती है। इसमें ना केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें एक और निर्धनता यानी गरीबी, भूखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर मतलब युवकों में आक्रोश
और अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। तो प्रस्तावना में टू द पॉइंट हमने मेन पॉइंट को एक दो लाइन में लिख दिया। अब भैया बेरोजगारी का अर्थ क्या है, यानी क्या चीज है बेरोजगारी। जैसे भैया आपके पास कई टॉपिक, भाई जैसा कि हमने बताया आतंकवाद हो, भ्रष्टाचार हो, ठीक है, इसी तरह बेरोजगारी हो, ठीक है, बेरोजगारी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनमें आपका प्रस्तावना के बाद डायरेक्ट अर्थ वाला हेडिंग बनाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बोला ना, ये चार आपके 3 से 4 है, 5 से हैं, मिलते जुलते रहते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गया, ठीक है। जैसे महंगाई भी हो गया, वो भी सेम ऐसा। तो बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है, यानी पढ़ा लिखा हो और काबिल हो, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति ही बेरोजगारी कहलाती है। और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बेरोजगार कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा लिखना है, नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे भैया बेरोजगारी के प्रमुख कारण, ठीक है ना। बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहला है जनसंख्या में वृद्धि। आप सभी जानते हैं कि भैया पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, क्योंकि भाई जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और रोजगार के साधन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ध्यान देना है भैया कि जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। विगत कुछ दशकों में, कुछ या वर्षों में बात कर लें, भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, यानी जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। इससे देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जबकि व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है कुटीर उद्योग में गिरावट। देखा जाए तो जो लघु कुटीर उद्योग थे, जैसे कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उसके बाद मधुमक्खी पालन, ये सारे चीज, तो कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन काफी गिरावट हो रही है, यानी ये काम सब बंद होते जा रहे हैं, जिसके कारण कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। इससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही, भाई क्योंकि इनको रोजगार मिल ही नहीं रहा, ठीक है। और जो भी है मशीनें आ रही हैं, तो आदमियों के 10-20 आदमियों के काम वो अकेले निपटा दे रही हैं, ठीक है। यहाँ जान ही रहे हैं आप सभी। अगला है मौसमी व्यवस्था। तो मौसमी व्यवस्था का मतलब यह है कि देखिए ज्यादातर अगर हम बात कर लें भारत के, तो भारत एक ऐसा देश है जो कि ज्यादातर की आबादी, यहाँ की अधिकांश आबादी भैया वो खेती पर निर्भर करती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर लोगों को खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कोई भी खेती किया, 3 से 4 महीने वो बैठ गए, अब 3 से 4 महीने तक भैया वो तो बेरोजगार पड़े हैं। 3 से 4 महीने के बाद फसल कटी, भाई अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनको मिल गया मुनाफा, नहीं तो फसल बर्बाद। जैसा कि देखा जाए अब की बार क्या ही हुआ, एकदम मतलब बवाल मच गया था, चारों तरफ बस पानी 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 इसी तरह से। तो यहां पर वही चीज है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन कृषि व्यवस्था मौसमी होने के कारण यह केवल एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान करती है, इसलिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि हमने बताया ना भैया, यहां पर मौसम के ऊपर निर्भर है कि ये मौसम आएगा ये खेती होगी, ऐसा मौसम आएगा ऐसी खेती होगी। तो भैया मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए ही रोजगार मिल पाता है, ऑल टाइम के लिए नहीं, ठीक है। तो ये कारण हो जाएगा, नोट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब हम लिखेंगे निवारण के उपाय। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। पहला है भैया जनसंख्या पर नियंत्रण। तो जनसंख्या, देखिए ये प्यारे बच्चों बताने का हमारा सिर्फ एक मतलब है, सिर्फ एक ही मकसद है, हम सभी का मकसद है, ठीक है ना। क्या है, चीन टपाक डमडम नहीं। तो यहां मकसद ये है भैया कि निबंध कोई भी हो, आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख सकते हो। भाई कितना रटोगे, आप सोचते हो हम टॉपिक रटेंगे तो 30 से 40 टॉपिक रट सकते हो, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अदर टॉपिक भी तो देखने हैं, तो एक एक वर्ड को आप इस कैसे रटोगे। तो यहां पर कैसे लिखना है, अपना दिमाग कैसे चलाना है वो सोचना है। अब भाई बेरोजगारी कैसे दूर किया जा सकता है, सोचने का प्रयास करिए। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। देखिए जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक हमने बताया प्रमुख कारण है,
इसलिए बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। यदि जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट जो तेजी से हो रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि की दर अगर धीमी हो जाती है तो बेरोजगारी में काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। देखिए, शिक्षित जो व्यक्ति होता है आय और व्यय के बारे में भली भांति परिचित होता है। यानी जो शिक्षित लोग होते हैं वो कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से उनको मालूम होता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सकता है। ठीक है, अगला है राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों का विस्तार करना। ठीक है, तो देखिएगा भैया, देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए, जैसे सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, वृक्षारोपण। इन सभी कामों में मतलब ये सारे काम, ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क अगर होते हैं, जो कंपनियां हैं यहां लाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, तो अपने देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यानी अगर राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों का ज्यादा से ज्यादा भैया विस्तारित, इसका विस्तार जो है विस्तारकरण किया गया, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाया गया, तो रोजगार मतलब जो क्या होते हैं युवा वर्ग के जितने भी हमने बताया ना कि लोग हैं, वो क्या है रोजगार पा सकते हैं। क्योंकि भाई सड़कों का निर्माण होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रेल परिवहन में काम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पुल निर्माण का कार्य चल रहा है तो लंबे टाइम तक चलता है, तो भैया लंबे समय तक उनको रोजगार मिलेगा। इसी तरह जैसे वृक्षारोपण और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे रोजगार के भाई क्या है उनको भाई साधन उपलब्ध हो जाते हैं। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हम उपसंहार में लिखेंगे। अब उपसंहार में क्या लिखा जाता है कि हमने बताया ना, जैसे कि प्रस्तावना में आप प्रमुख बातें लिखते हैं, उसी तरह उपसंहार में। तो देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय, यानी बेरोजगारी की जो समस्या है लंबे समय से है। हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, यानी सरकार ने रोजगार के बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसके तहत क्या है बेरोजगारी को दूर किया जा सके। ठीक है, लेकिन पूरी तरह हर युवकों तक यह नहीं पहुंच सका है। बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी बेरोजगारी एक सीमा तक दूर हो सकती है। यानी भाई ये बात कर लें, पूरी तरह से तो समाप्त नहीं की जा सकती, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, अगर वहां यहां पर बोला गया है ना सामूहिक प्रयास किया जाए। ठीक है ना, तो ये भैया हो जाएगा आपका बेरोजगारी समस्या। ठीक है, इसका कारण व निवारण, इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और ऐसे लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।